आदाब नाजरीन, खैर मकदम में आपका जी सलाम में और आपके साथ मैं हूं सऊद मोहम्मद खालिद। शाम के 7 बजने वाले हैं और जी सलाम पर वक्त हो गया है कश्मीर एक्सप्रेस का, जिसमें आपको कराएंगे रियासत जम्मू और कश्मीर से जुड़ी तमाम अहम खबरों से बाखबर। शुरुआत हेडलाइंस के साथ। सरकारी महकमों के बकाए बिजली बिल पर सियासत तेज, सरकार ने कहा चुकाए जाएंगे बिल, जल्द सुधरेंगे हालात। आरएसपुरा में सियासी लीडरान का दौरा जारी। एलजेपी के नेशनल तर्जुमान संजय सराफ ने आरएसपुरा के आईटीआई कॉम्प्लेक्स का किया दौरा। पाकिस्तानी फायरिंग से मुतासिर 200 से ज्यादा अहले खाना से की मुलाकात। और फायरिंग में फिर तोड़ा पाकिस्तान ने, एक बार फिर से सीज फायर। पुंछ और राजौरी में जबरदस्त फायरिंग, बीएसएफ भी दे रहा है मुंहतोड़ जवाब। और चले कश्मीर एक्सप्रेस में तफसील से आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले बात शोपिया की, जहां पर पत्थरबाजों पर फौज की कार्रवाई के दौरान 2 लोगों के मारे जाने की खबर इस वक्त मिल रही है और इसके बाद तनाजा लगातार बढ़ रहा है। इसी बीच अलहदगी पसंद लीडरों ने भी कश्मीर बंद का ऐलान कर दिया है। ज्यादा जानने के लिए रुख करते हैं अपने ब्यूरो चीफ सैयद तजम्मुल इस्लाम का, जो कि हमारे साथ कुछ ही देर में फोन लाइन के जरिए जुड़ेंगे। लेकिन आपको बता दें कि एक बार फिर से माहौल खराब होता दिख रहा है शोपियां का। यहां पर पत्थरबाजों से लोहा लेते वक्त कहीं ना कहीं आर्मी के काफिले पर पत्थरबाजी हुई थी। उसके बाद 2 लोगों के मारे जाने की खबर मिल रही है और इसके बाद तनाजा बढ़ता दिख रहा है। इसी बीच अलहदगी पसंद लीडरान ने कश्मीर बंद का ऐलान कर दिया। शोपिया में दरअसल पत्थरबाजों पर फौज की कार्रवाई हो रही थी और उसी दौरान 2 लोग मारे गए थे। और हमारे ब्यूरो चीफ सैयद तजम्मुल इस्लाम इस खबर पर श्रीनगर से फोन के जरिए जुड़ रहे हैं। तजम्मुल, इस वक्त हालात हम जानना चाहेंगे कि क्या है, क्या कश्मीर बंद को लेकर के तनाजा ज्यादा हो रहा है या फिर जो 2 लोग मारे गए हैं उसको लेकर के मकामी सतह पर कहीं ना कहीं लोगों के अंदर नाराजगी है? देखिए सऊद, जब भी किसी आम शख्स की हिलाकत होती है उस पर न सिर्फ अपोजिशन की जाती है बल्कि हुर्रियत, अपोजिशन, सारा जो मैदान है वो एक पेज पे आ जाता है। यही वजह है कि न सिर्फ इन हमलों की आम शहरों की हिलाकत पर नेशनल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस, अपोजिशन पार्टियों ने इस पर जबरदस्त एतराज किया है और मजम्मत की है। वहीं अलहदगी पसंद लीडर ने कल मुकम्मल कश्मीर बंद की कॉल दी है। इसी के साथ आसपास के इलाकों में जो कि आर्मी का पेट्रोलिंग पार्टी जा रहा था तो कुछ लोगों ने पत्थर मारे, जिसके बाद जवाबी कार्रवाई में अनकन्फर्म जो तीसरी डेथ जो है वो हो चुकी है और मजीद 9 लोग जो हैं वो इसमें जख्मी हो चुके हैं। जिसके बाद पूरे इलाके में जो है सूरत हाल इंतहाई मखदूश है और आसपास के इलाके में उस घरों की तरफ लोगों का तांता बंधा रहा जहां पे ये हिलाकतें हुई। अगर कई लोग जो हैं वो सिक्किम या SMHS अस्पताल में अभी भी भर्ती हैं और जेरी इलाज हैं। इस वाकये के हवाले से आर्मी ने अपने बयान में कहा कि उन्होंने ये मामला कैसे पेश आए उस पर वो कार्रवाई करेंगे। लेकिन सूबाई कमिश्नर कश्मीर बसीर अहमद खान ने जिला तरक्याती कमिश्नर शोपियान को हिदायत जारी की कि जुडिशियल इंक्वायरी इस बात पे की जाए और 20 दिनों के अंदर अंदर ये जो रिपोर्ट है, ये हिलाकतें किस तनाजुर में हुई, उस पर रिपोर्ट सबमिट करने का हुक्म दिया है। वहीं रियासती वजीर आला समेत तमाम सीनियर लीडर ने इस वाकये की मजम्मत की है। और चूंकि सऊद, आपको याद होगा कि कल इतवार है और सोमवार से असेंबली सेशन शुरू होगा और नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के लिए एक बहुत बड़ा मुद्दा होगा जिसको फेस करने के लिए रियासती वजीर आला का बयान मुझे लगता है कि क्वेश्चन आवर सस्पेंड करके लाजमी बन जाता है। यानी सोमवार में असेंबली में भी इस बात को लेकर काफी हंगामा हो सकता है। लेकिन शोपियान जनूबी कश्मीर में इस तरह की हिलाकतों का सिलसिला जो है वो कई रोज बाद एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल होता जा रहा है। जहां एक जगह ये जो वेव है दूसरी जगह मुंतकिल हो जाता है। अब शोपियान में ये जो आम हिलाकतें हुई है इसके बारे में न सिर्फ मकामी लोग तशवीश में है बल्कि दीगर एजेंसीज के लोग भी तहकीकात कर रहे हैं। आया आर्मी को किस तनाजुर में फायर करना पड़ा और जिसके लिए तहकीकात जो है इस वक्त सऊद जारी है। ठीक है, तहकीकात तो होगी, लेकिन पत्थरबाजों पर एक तरफ मामलात वापस लिए जा रहे हैं, पत्थरबाजों पर सरकार नरमी बरत रही है। इसी बीच पत्थरबाजों पर कार्रवाई के दौरान 2 लोगों की मौत अगर हो जाती है
तो वाकई मामला संजीदा है, क्योंकि एक तरफ हुकूमत नरमी की बात कर रही है, लेकिन वहां पर जमीन पर उनसे लोहा लेते हुए या फिर उनका मुकाबला करते हुए, कार्रवाई करते हुए 2 लोगों को हलाक कर दिया जाता है। तो ये कहीं ना कहीं संजीदा मामला हो जाता है। देखिए, सऊद कश्मीर में आपने देखा होगा कि पहले ये मामला सरकारी सतह पर जो तहकीकात की जाएगी उसमें देखा जाएगा कि अगर आर्मी का पेट्रोलिंग पार्टी इलाके से गुजर रहा था तो आम नौजवानों ने पत्थर उठा रखे थे हाथ में, और पत्थर मारने के बाद जो जवाबी कार्रवाई आर्मी ने की है वो कितनी होनी चाहिए थी और इतनी सख्त आखिर कार्रवाई आर्मी को क्यों करनी पड़ी। वही मकामी लोगों के मुताबिक वहां पे जो छोटे छोटे बच्चे थे सड़कों पे थे, जिसके बाद आर्मी का गुजरना हुआ। किसी जगह से किसी ने पत्थर मारा होगा, लेकिन पत्थर का जवाब अगर इस तरह से सख्त गिर मौकूफ के साथ गोली से दिया जाए तो काबिल तशवीश है। लेकिन आपका सवाल बिल्कुल दुरुस्त है, जो सरकारी स्तर पर एमनेस्टी का ऐलान किया जाता है, सरकारी स्तर पर यूथ को रिहेबिलिटेशन की बात की जाती है, लेकिन ग्राउंड लेवल पर मेन स्ट्रीम लीडरान का जो जलवा है वो कम ही नजर आते हैं, और उनके जो ख्यालात हैं लोग उसके साथ इत्तेफाक अभी उस तरह से नहीं कर पाए हैं। चलिए, आपने लेकिन नजर बनाए रखिएगा पूरी सूरत हाल पर, हम आगे भी आपसे अपडेट के लिए जुड़ते रहेंगे। फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया आपका तजम्मुल। और इधर राजौरी के सेराह, मकरी और झांगर इलाके में भी पाकिस्तान ने सीज फायर की खिलाफवर्जी की है। पाकिस्तानी शेलिंग में बीएसएफ का एक जवान तोलाराम जख्मी हो गया। तोलाराम को इलाज के लिए नौशेरा अस्पताल भेजा गया। पाकिस्तानी गोलीबारी में रानी देवी के घर को भी भारी नुकसान पहुंचा। तो लगातार पाकिस्तान जो है वो सीज फायर की खिलाफवर्जी कर रहा है और अपने नापाक हरकतों से बाज नहीं आ रहा। रात को जो यहाँ पे कारण गोलाबारी शुरू हो गई, जिसके कारण यहाँ कम से कम 3 घंटे तक गोलाबारी जो है चलती रही और रात भर फायर होता रहा, जिसके कारण ये यहाँ पे आके ये शल गिरा और इस घर को इतना नुकसान पहुँचा। खुदा की खास्ता अगर ये थोड़ा सा भी सेंटर में पड़ जाता तो ये जो घर में थे, जो घर में अपने सोए हुए थे अपने जो आदमी, इनको काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुँचा। और इस मकान के ऊपर एक बम पड़ा, एक नीचे पड़ा है, और जहाँ बेड लगे हुए थे, जहाँ बच्चे और अभी उधर लेटे हुए नहीं थे, अगर लेटे होते तो पता नहीं क्या होता। और हमारे प्रिंसिपल कॉरेस्पॉन्डेंट जम्मू से राजन वैद हमारे साथ फोन लाइन के जरिए जुड़ चुके हैं। राजन, इस वक्त क्या हालात है? देखिए, मकामी जो शहरी इलाके हैं जहां पर लोग रह रहे हैं, उन इलाकों को भी निशाना बना रहा है पाकिस्तान, लेकिन क्या अभी भी सीज फायर की खिलाफवर्जी हो रही है या फिर अभी हालात जो है नॉर्मल है और अभी एक तरह से अमन है, शांति है? ये साउथ में आपको बता दूं कि अभी जो शाम की सूरत हाल है उसमें अभी खबरें आई हैं कि पुंछ जिला में कई एलओसी के ऊपर पाकिस्तान की ओर से सीज फायर वायलेशन किया गया है एक दफा फिर से। जिस तरह से हाल ही में सेक्टर कमांडर लेवल मीटिंग हुई बीएसएफ और पाकिस्तानी रेंजर्स में इंटरनेशनल बॉर्डर पे सुचेतगढ़ में, तो ये उम्मीद जताई गई कि इंटरनेशनल बॉर्डर के पास जो ये मोटवार के जो मुंह हैं वो बंद हो जाएंगे एलओसी पर भी। लेकिन अभी तक जो एलओसी में बदस्तूर जो जिस तरह से हालात बने हुए थे पहले वैसे ही बने हुए हैं। लगातार जो है कल से पाकिस्तान की ओर से लगातार जो है सीज फायर वायलेशन किया गया है। रिहायशी इलाकों को निशाना बनाया गया है, चाहे वो नौशहरा सेक्टर हो, चाहे राजौरी जिला के इलाके हों या पुंछ जिला के इलाके हों, वहां पे लगातार रिहायशी इलाकों को निशाना बना के लोगों के मकानात का काफी नुकसान हुआ है। कल एक शख्स भी जख्मी हो गया था, जिससे साफ हो जाता है कि पाकिस्तान की बौखलाहट है कि ज्यादा से ज्यादा जो है जो घुसपैठिए हैं भारत की ओर घुसाए जाएं, और खासकर रिहायशी इलाकों को निशाना बनाना, इससे ये साफ हो जाता है कि पाकिस्तान की कोशिश एक ही है, किसी भी तरह भारत के जो रिहायशी इलाकों में तबाही मचाई जा सके, लोगों में खौफ पैदा किया जा सके। तो ऐसे में जो हमारे जवान हैं वो मुस्तैद हैं और इसका मुंह तोड़ जवाब देने में लगे हुए हैं। ठीक है, लेकिन वहां पर क्या भारी नुकसान हो रहा है? क्योंकि हम देख रहे हैं, तस्वीरों में भी हम दिखा रहे हैं कि किस तरीके से रिहायशी इलाकों को जब निशाना बनाया जा रहा है तो घर को भी बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है। पूरी तरह से घर एक तरीके से मलबे का ढेर बन गया, अंदर पूरा जो कमरा है उसके अंदर बहुत ज्यादा ढेर पड़ा हुआ है, हम देख रहे हैं। जी बिल्कुल, जिस तरह की ये मोटवार शेलिंग होती है ये बहुत घातक होती है। ये हमने देखने को मिला इंटरनेशनल बॉर्डर पे जब हमने कवर किया कि कई लोगों के मकान जो हैं इससे वो वहां पे डैमेज हुए हैं।
खासकर सुचेतगढ़, अरनिया, और हमने जिस तरह से रिपोर्ट दिखाई दी उसी तरह के मोटवार 80 mm का मोटवार और 120 mm का मोटवार जो है पाकिस्तान की ओर से फेंका जाता है। ये बहुत घातक होता है और जहां छत पे गिरता है तो उसका लेंटर भी फट जाता है और जो लोगों के लिए बहुत ही एक तरह से असुरक्षा की जो भावना है लोगों के अंदर जाग गई है। जिस तरह से लोग कल रात को भी सेना के जो बंकर हैं वहां पे रात गुजारने को मजबूर हो गए थे, क्योंकि लोगों का कहना है कि जिस तरह से शाम ढलती है तो पाकिस्तान की ओर से फायरिंग और मोटवार का सिलसिला शुरू हो जाता है, जिससे एक तरह की सनसनी फैल जाती है, दहशत का माहौल फैल जाता है और वो जो अपने बच्चों को लेकर किसी भी तरह जो सेना के नहीं तो सरहदी इलाकों में, लेकिन राजन इसके बाद क्या हालात हैं इस वक्त? क्योंकि देखिए लगातार जो है 15 दिन से ज्यादा होने जा रहा है और लगातार इस तरह के हालात बने हुए हैं और बार बार सीजफायर की खिलाफ वर्जी होना, लोग बंकरों के अंदर जाना, रात भर जागते हुए गुजारना, ये हालात कब तक ऐसे रहेंगे? हुकूमत की तरफ से क्या इकदाम उठाए जा रहे हैं इसको देखते हुए? ये देखिए इसमें ये समझने वाली बात ये है कि जिस तरह से सेक्टर कमांडर लेवल एक तरह से मीटिंग की गई हाल ही में सुचेतगढ़ में, उसके बाद अभी तक इंटरनेशनल बॉर्डर जितना भी पाकिस्तान के साथ सटा हुआ है वहां पे अभी तक कोई भी इस तरह की गोलाबारी की या सीजफायर की कोई भी घटना उसके बाद सामने नहीं आई। जिस तरह से अब यहाँ मीटिंग हुई है, एक मीटिंग जो है सेना के जो यहाँ कमांडर हैं उस लेवल पे जब तक मीटिंग नहीं हो जाती, फ्लैग मीटिंग, तब तक कुछ जो हालात हैं वो मामूल की तरफ नहीं आ पाएंगे। इसमें जो है पहल कौन करता है यही देखने वाली बात है, क्योंकि जिस तरह से सुचेतगढ़ में BSF की ओर से ये पाकिस्तानी रेंजर्स की ओर से ये पहल की गई थी और उनकी ओर से ये मांग उठाई गई थी कि एक सेक्टर कमांडर लेवल जो है मीटिंग की जाए, जिसके बाद हमारे BSF जवानों ने भी की थी। और वहीं सेना की जो ये इस तरह की मीटिंग कब तक हो पाती है, क्योंकि पाकिस्तान की कोशिश यही रहती है साउथ, क्योंकि ये पहाड़ी इलाका है, खासकर रजौरी का जो इलाका है ये पहाड़ी इलाका है और यहाँ पे कोशिश यही होती आई है, पीर पंचाल का इलाका है, कोशिश यही होती आई है पाकिस्तान की ओर से कि जिस तरह से अभी जो बर्फ जो है गिरी हुई है पहाड़ों पे, कोशिश यही है किसी तरह जो है अभी यहाँ पे जो पंचायत इलेक्शन की भी बात चल रही है इस वक्त जम्मू कश्मीर में, तो पहले से ही मिलिटेंट जो तंजीमें हैं उन्होंने ये इस तरह की थ्रेट भी दी है कि कोई भी पंचायत इलेक्शन में हिस्सेदारी ना दिखाए। तो उसको देखते हुए कोशिश यही है, कहीं ना कहीं एक तरीके से एक नापाक साजिश है और कहीं ना कहीं एक तरह से दहशत गर्दों को बैकअप देने की कोशिश है कि फायरिंग हो या बर्फबारी हो, इसकी आड़ में कुछ दरअंदाजी कराई जाए और इसका मुंहतोड़ जवाब भी दे रही है BSF। आप नजर बना रखिएगा, आगे भी आपसे अपडेट के लिए जुड़ेंगे। फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया आपका राजन। बढ़ते आगे, LJP के नेशनल तर्जुमान संजय सराफ ने RS पुरा के ITI कॉम्प्लेक्स का दौरा किया। पाकिस्तान की जानिब से हुई शेलिंग से मुतासिर 200 से ज्यादा अहले खाना से उन्होंने यहां पर मुलाकात की। संजय सराफ ने मुतासिरा अहले खाना को 200 कंबल भी तकसीम किए। मीडिया से बातचीत करते हुए संजय सराफ ने हिंद पाक के दरमियान बातचीत के मसले से हल पर जोर दिया और हुकूमत से मुतासिरा लोगों के लिए बेहतर सहूलत फराहम करने की अपील की। ITI कॉलेज RS पुरा में हम लोग आए हैं अपने साथियों के साथ, अपने देश के उन लोगों के साथ जो बॉर्डर में आप सबको पता है जिस तरीके से अनफॉर्चुनेट फायरिंग हो रही है पार से, जिसकी वजह से ये बेचारों को अपना घर बार छोड़कर यहाँ पर ऐसे बैठा पड़ा है। बच्चे अपना स्कूल छोड़कर आ रहे हैं, तो कितना कब तक चलेगा ये सब चीज़? कहीं ना कहीं कोई पॉलिसी प्लानिंग ऐसी होनी चाहिए जिससे इस चीज़ को एक ही बार वंस फॉर ऑल खत्म किया जाए। और लोक जनशक्ति पार्टी ने सरकार से सरहदी इलाकों के तलबा के लिए बोर्डिंग हॉस्टल बनाने की अपील की है। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में पार्टी के कौमी तर्जुमान संजय सराफ ने कहा कि सरहदी इलाकों के स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों को फायरिंग की वजह से पढ़ाई का बेहद नुकसान हो रहा है, क्योंकि फायरिंग की वजह से स्कूल कई दिनों तक बंद रहते हैं, जिससे उनकी पढ़ाई मुतासिर होती है। खुसूसन जो 10वीं, 11वीं और 12वीं जमात के तलबा हैं, उनके इम्तिहानात अगले कुछ महीने में होने वाले हैं, लेकिन वो अपनी पढ़ाई नहीं कर पा रहे। लेकिन अगर सरकार उनके लिए बोर्डिंग हॉस्टल का इंतजाम करती है तो उन्हें पढ़ाई करने में आसानी होगी और वो अपने इम्तिहानात ठीक से दे पाएंगे। सबसे मेन जो हमारा आज का मुद्दा था, वो जो बॉर्डर के हमारे बच्चे हैं, 10th के, 11th के, 12th के, जिनके मार्च में एग्जाम्स है, उस एग्जाम
मैं उनको बहुत सबसे बड़ी प्रॉब्लम हो रही है, वो बेचारे बैग छोड़ कर आए, कुछ किताबें छोड़ कर आए, कुछ नोटिस छोड़ कर आए हैं। हम चाहते हैं स्टेट गवर्नमेंट से कि उनके लिए कहीं पर भी बोर्डिंग हॉस्टल प्रोवाइड किया जाए, जिस बोर्डिंग हॉस्टल में हम उन बच्चों को बिठाएं जिससे उनका अपना 10th, 11th और 12th का जो एग्जाम्स मार्च में होने वाले हैं वो बेचारे उसको फेस कर सके और अपना फ्यूचर के लिए वो बेटर कर सके। और इधर होम मिनिस्ट्री और जम्मू कश्मीर सरकार की जानिब से पत्थरबाजों के खिलाफ नरमी बरतने और उन्हें माफी देने की मंजूरी के फैसले से जहां पत्थरबाज और उनके अहले खाना राहत की सांस ले रहे हैं, तो दूसरी जानिब कुछ तंजीमें इसकी मुखालिफत भी कर रही हैं। पैंथर्स पार्टी ने फैसले के खिलाफ एहतजाज करते हुए बीजेपी और रियासती सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। उन्होंने कहा कि मुल्क मुखालिफ काम करने वालों के साथ नरमी बरतना ठीक नहीं है। अलगाववादियों के लिए इंसेंटिव्स डिक्लेयर किए जा रहे हैं, आतंकवादियों को इस सरकार द्वारा तरजीह दी जा रही है। जो मिलिटेंट्स हैं, जो स्टोन पेल्टर्स हैं, उनकी रिहाई के आदेश एक के बाद एक हो रहे हैं और ये बीजेपी की सरकार में हो रहा है, जो ये कहते थे कि मिलिटेंसी के खिलाफ जो है वो जीरो टॉलरेंस होगी। आपने अलगाववादी शक्तियों के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया है सत्ता की खातिर। उससे जम्मू कश्मीर के राष्ट्रवादी लोग और देश के लोग जो है वो आहत हुए हैं। आपको पूरे हिंदुस्तान को आपको आपके इस किस्म के फैसलों के लिए जवाब देना होगा। चलिए फिलहाल वक्त एक छोटे से वक्फे का हो चला है, जल्द होते हैं हाजिर कुछ और अहम खबरों के साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका इस्तकबाल है। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। अगर आप कुछ दिनों तक बिजली का बिल नहीं चुकाते हैं तो महकमा आपका कनेक्शन काट देता है, लेकिन आपको यह जानकर हैरानी होगी कि महकमा हर किसी के साथ ऐसा सुलूक नहीं कर सकता। खासकर अगर बात सरकारी महकमों की हो रही हो तो हैरानी लाजमी है। देखिए पूरी रिपोर्ट जो वाकई हैरान कर देने वाली है। बिजली महकमे के कुछ कंज्यूमर्स ऐसे हैं जिनके यहाँ चाहे जितनी भी रकम बकाया हो, डिपार्टमेंट कुछ नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि ये कंज्यूमर्स कोई और नहीं बल्कि रियासती और मरकजी हुकूमत के महकमे हैं। इन महकमों से पावर डेवलपमेंट डिपार्टमेंट अपने बकाये की वसूली के लिए ना तो किसी तरह की सख्ती कर सकती है और ना ही कनेक्शन काट सकती है। यही वजह है कि महकमे के इन कंज्यूमर्स को बिजली बिल भरने की कोई फिक्र ही नहीं है। ये जो महकमे हैं उनको चाहिए कि अपने अपने जहाँ जिनको भी अदायगी करनी है उनको चाहिए कि वो प्रायोरिटी पर दे देंगे, क्योंकि इससे ये गलत एक मैसेज जाता है अवाम में कि ये जो सरकार खुद अपने बिल्स अदा नहीं करते हैं तो हम क्यों करेंगे। देखिए मैसेज ये जाता है कि जो एक आम आदमी है वो हर महीने उसको ये चिंता रहती है कि उसका ये बिजली का बिल जो है ये मैंने पे करना है। वो हर महीने लाइन में रहता है J&K बैंक की ब्रांच में, वो अपना बिल पे करता है विदाउट, नहीं तो उसको एनफोर्समेंट वाले जो हैं वो अगले दिन आ जाते हैं, 10 दिन के बाद आ जाते हैं, उसकी बिजली काट के चले जाते हैं। उसके बरक्स जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स हैं उनमें करोड़ों रुपए का बिजली का बिल हमेशा पेंडिंग रहता है, उसके लिए सरकार कोई कदम नहीं उठाती है। महकमाए पीडीडी की जानिब से असेंबली में रखी अपनी रिपोर्ट के मुताबिक अक्टूबर 2017 तक जम्मू में सरकारी महकमों का बकाया 600 करोड़ रुपए है। इसमें कश्मीर डिवीजन का बकाया 400 करोड़ का है। सबसे ज्यादा बकाया पीएचई महकमे पर है। जम्मू कश्मीर के पीएचई महकमे को 380 करोड़ रुपए देने हैं। दूसरे नंबर पर जम्मू डेवलपमेंट अथॉरिटी है जिसको 66 करोड़ रुपए देने हैं। इसी तरह हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट महकमे पर 40 करोड़, रोड एंड बिल्डिंग डिपार्टमेंट पर 12 करोड़, महकमाए ज़राअत को 5 करोड़, हॉस्पिटैलिटी एंड प्रोटोकॉल डिपार्टमेंट पर 10 करोड़ रुपए की देनदारी है। इस फहरिस्त में दीगर महकमे भी शामिल हैं। हालांकि इस लिस्ट में सिक्योरिटी फोर्सेस को सप्लाई की जाने वाली बिजली का बकाया शामिल नहीं है। अगर इसे शामिल किया जाए तो ये करीब 1,500 करोड़ रुपए तक हो सकता है।
कहा जाता है कि कश्मीर के अंदर इतने करोड़ रुपया बकाया है, तो या जम्मू के अंदर इतने करोड़ रुपए बकाया है। जब देखा जाता है तो उसमें करोड़ रुपया इन्हीं महकमों के पास में होते। एक तरफ रियासती सरकार रेवेन्यू बढ़ाने के लिए नए नए मंसूबे चला रही है, वहीं सरकारी महकमे इन मंसूबों को पलीता लगा रही है। इसका खामियाजा आम आवाम को उठाना पड़ रहा है। बकाया होने की वजह से ही कुछ इलाकों में 12 घंटों तक बिजली की कटौती की जा रही है। बात 1 या 2 लाख की नहीं है, बल्कि 1000 करोड़ की है। राजन वैद की रिपोर्ट, जी सलाम, जम्मू। और वहीं जब बकाये बिल को लेकर के रियासती वजीर आसिया नक्काश से बात की गई तो उन्होंने कहा कि मामले की जांच की जाएगी और बिजली के बिल की भी अदायगी कर दी जाएगी। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक जो है ज़्यादातर जो सरकारी महकमे हैं वो डिफ़ॉल्टर हैं, उनके बिजली के बिल काफ़ी देर से बकाया है, वो नहीं दे रहे हैं। मैडम क्या कहेंगी, ज़्यादातर जो सरकारी महकमे हैं वो खुद डिफ़ॉल्टर हैं? देखिए, मैं आपसे ये बात कहूँगी, ये सही है। पहले भी हम पढ़ते थे, पहले भी हम सरकार में हैं। आज थोड़ी ही दिनों पहले डिपार्टमेंट मेरे पास है, मैं इसको स्टडी कर रही हूँ। हम इसको स्टडी करेंगे कि हमारे पास जो डिफ़ॉल्टर्स हैं, मुझे लगता है इसमें सरकार सबसे ज़्यादा है। हमारा मुझे लगता है कहीं ये भी कहा जाता है जो मेरे पास दूसरे डिपार्टमेंट है, हेल्थ डिपार्टमेंट है और दूसरे कहीं डिपार्टमेंट्स हैं, मगर मुझे लगता है कि हम इसमें स्ट्रिक्टली एनफोर्स करेंगे जो हमारे रूल्स हैं, रेगुलेशन। वैसे भी हमारे एनफोर्समेंट जो विंग है हमारा विद इन द पीडीडी, हमने इसको थोड़ा ऑर्गेनाइज किया। मुझे लगता है कश्मीर रीजन में वो ज्यादा ऑर्गेनाइज है और ज्यादा काम कर रहा है, मगर ऐसा देखने को मिला तक वो नहीं पहुंच पा। मैम ऐसा देखने को मिला है, खासकर पीडीडी डिपार्टमेंट और पीएचई डिपार्टमेंट, जितने भी डिपार्टमेंट हैं, क्या वजूहात है, क्या उनको लगता है कि जो बिजली महकमे के जो विंग है वो हमारे खिलाफ कार्रवाई नहीं कर सकते, या हमें क्या क्यों देना है? आई थिंक इट इज समथिंग टू, ऐसे मैंने कहा कि एनफोर्समेंट विंग जो है वो तो लोगों के खिलाफ बहुत कुछ काम कर रही है। मैंने कहा कश्मीर रीजन में तो ज्यादा है जो ये हुकिंग वगैरह का जो वहाँ ये है, मगर जब सरकार की बात आती है, सरकार के अपने महकमों की बात आती है, पीडीडी के अपने जो मैं कहूँगी कि ये कंसर्न डिपार्टमेंट जो उनको ये समझते हैं सिस्टरली डिपार्टमेंट, मुझे लगता है उनकी कार्रवाई बिल्कुल लैक्स है और उसको बढ़ाना चाहिए। और जो हमारा रेवेन्यू है, जो डेफिसिट है, उसको बढ़ाने की कोशिश करनी चाहिए और हम इस पर काम करेंगे। मैम ऐसे में एक गलत मैसेज आता है समाज में, क्योंकि आम लोग कहते हैं कि अगर ये बिल नहीं पे करते तो हम भी क्यों करें। ये आपका कहना सही है, मगर इसका ये मतलब नहीं है कि हमें पे नहीं करना चाहिए। एज ए कंज्यूमर मुझे लगता है कि कंज्यूमर पे, आम कंज्यूमर इसका बड़ा ये रहता है, वो बेचारा बड़ा परेशान रहता है, अपनी बिजली बिल का उसका बड़ा फिक्र रहता है। टू बी ऑनेस्ट, कहीं कहीं प्रॉब्लम होती है, फाइनेंशियल ज़्यादा प्रॉब्लम होता है, दैट इज़ वाई कंज्यूमर कभी कभी पे नहीं कर पाता है। मगर डिपार्टमेंट्स की जहाँ तक बात है, मुझे लगता है हम इसको स्ट्रिक्टली एनफोर्स करेंगे और ये जो डेफिसिट है इसको कम करने। एक आखिरी सवाल ये है कि क्या आप जो है जम्मू और कश्मीर में अगर देखा जाए तो बिजली का निज़ाम जो है सर्दियों में कश्मीर में दिक्कत होती है और गर्मियों में जम्मू में, तो ऐसे में सरकार के पास जो डेफिसिट है इस वक्त ऑलमोस्ट 7000 करोड़ से ज़्यादा का इस वक्त बिजली का डेफिसिट है, ऐसे में किस तरह से आप चैलेंजिंग समझती हैं इसको? ये देखिए, ये सबसे पहले मैं ये आपसे बात ये कहूँ कि हमारे पास जो हम हार्नेस कर सकते हैं, जो हमारे पास एनर्जी है, रिसोर्सेज हैं सरकार में, J&K स्टेट में, वो 20,000। टू बी ऑनेस्ट कि 16,000 इसमें हार्नेस करने हम जा रहे हैं, मगर जो हमारे पास कैपेसिटी जो हमने किया है अभी तक पिछले 30 साल या 40 साल के अंदर, दैट इज ओनली 3,000 से कुछ ज्यादा। आप बताएं कि आपके पास जो एनर्जी जो आप ये करना चाहते हैं, इकोनॉमी जो हमारी है, इस पे अगर हम वो भी इसमें काफी उस पर असर पड़ता है, तो जो हम इस पे जब मुझे लगता है सही तरीके से काम करने की जरूरत है। पिछले 3 साल में हमने बहुत कोशिश की है सरकार के अंदर, टेंडर्स, रिटेंडरिंग वगैरह। मुझे लगता है हाई टाइम दैट वी शुड फोकस अवर ऑल एनर्जीज विद इन द गवर्नमेंट, विद इन द डिपार्टमेंट, ताकि जो टेंडरिंग का जो मामला है उस पर हम फोकस कर पाएं। और जो जम्मू में हमें गर्मियों में होता है और कश्मीर में जो आजकल प्रॉब्लम्स है उस पर रोज आप देखते हैं असेंबली में भी, काउंसिल में भी काफी शोर शराबा रहता है। आई थिंक दैट इज जेन्युइन कंसर्न रहता है वो मेंबर्स का, वो होना नहीं चाहिए। एंड फॉर दैट हमें मुझे लगता है 24/7 उस पे डिपार्टमेंट का फोकस रहना चाहिए। शुक्रिया मैम, बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थी मैम आसिया नक्काश, जो MS पावर भी है। उनका कहना है कि सरकारी महकमों की तरफ से जो ये खिलाफ वर्जी की जा रही है, खासकर अपने बिल जो है वो नहीं पे किए जाते, उससे एक समाज
समाज में गलत मैसेज आता है और सरकार इनके खिलाफ सख्ती से निपटेगी। कैमरामैन आशु के साथ राजन वैद, जी मीडिया जम्मू। तो ये तो साफ तौर पर कहा जा रहा है वजीर आसिया की तरफ से कि सख्ती से निपटा जाएगा और जो महकमे बिजली का बिल नहीं चुका रहे हैं उनसे सख्ती बरती जाएगी और कहा जाएगा कि बिजली का बिल चुकाएं। लेकिन सवाल यह है कि आखिर महीनों महीनों बरसों बरसों बिजली का बिल चुकाया क्यों नहीं गया, और अब जब जी सलाम इसका सवाल पूछ रहा है तब ही क्यों कार्रवाई की बात कही जा रही है। और फिर कार्रवाई की बात तो कह दी गई, लेकिन कार्रवाई कब होगी यह भी शायद किसी को नहीं पता, लेकिन हमारी नजर लगातार बनी होगी। तो कुछ कंज्यूमर्स ऐसे हैं जिनके यहां पर चाहे जितनी भी रकम बकाया हो, डिपार्टमेंट कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि ये कंज्यूमर्स कोई और नहीं बल्कि रियासती और मरकजी हुकूमत के महकमे ही हैं। बढ़ते खबरों में आ गए, शुमाली कश्मीर के पत्तन में भी बिजली सप्लाई मुतासिर है। हंजीवारा में लोगों ने महकमा पीडीडी के खिलाफ नाराजगी का इजहार किया। मकामी लोगों का यह कहना है कि इलाके में घंटों तक बिजली गुल रहती है। इसकी वजह से इलाके में कमजोर ट्रांसफार्मर हैं और एक तरीके से ये जो ऐसा माहौल बनता है और बार बार ट्रांसफार्मर बिजली नहीं रहती है, वो दरअसल ट्रांसफार्मर के कमजोर होने की वजह से है। मकामी लोगों की माने तो आए दिन ट्रांसफार्मर खराब हो जाते हैं, जिसे मकामी लोग खुद के खर्चे से बनवाते हैं। महीनों से हो रही परेशानी के बावजूद डिपार्टमेंट की आंखें बंद हैं। उधर सरकारी ऑफिसों में उधार की बिजली लगातार खिदमत पेश कर रही है। हम मजबूर हो गए सड़क पर आने के लिए। हमने ट्रैफिक बंद किया, इसलिए ट्रैफिक बंद किया। जब हम अफसरों के पास जाते हैं, बिजली डिपार्टमेंट के पास जा रहे हैं, हमारी वो बात ही नहीं सुनते हैं। इधर वादी में बिजली की सप्लाई को लेकर के नायब वजीर आला निर्मल सिंह ने कहा है कि सरकार और महकमा इस जानिब जरूरी इकदामात उठा रहे हैं। दिखाते हैं आपको वो पूरी बातचीत। बीजेपी बाकी पार्टियों का भी यह कंसर्न है कि बिजली का बजट जो था वो आवाम तक कैसे पहुंचेगा, ये कैसे क्लियर होगा कि इनकॉर्पोरेट था और क्या नहीं था। देखिए, बिजली के बारे में कल जो बजट स्पीच हुई है उन्होंने काफ़ी उसमें डिटेल्स में उसमें बताया है, क्योंकि 3 बजट हमने बिजली के अलग जो है बजट दिए थे, क्योंकि बिजली महकमे को एक हमने स्ट्रेंथ देनी थी और काफ़ी हद तक के लेवल पर हम आए हैं और वही टेक ऑफ स्टेज पर है। मैं नहीं कहूँगा कि बहुत कुछ हुआ है, लेकिन काफ़ी चीज़ें जो हैं बॉटल नेक्स हैं उनको हमने ठीक किया है, फंड्स हैं, बाकी चीज़ें उनको ठीक किया है और आने वाले वक्त में आप देखेंगे कि उसके अच्छे जो है परिणाम आएंगे। डॉक्टर साहब, कश्मीर की सूरत हाल देखें तो इन सर्दियों के कठिन आयाम में बिजली इस साल उस शेड्यूल से नहीं मिली, उसकी क्या वजह रही? क्योंकि 1 घंटा बिजली आती है, 6 घंटे बिजली चली जाती है, चूँकि आप पावर मिनिस्टर भी हैं। इस साल क्या बेहतर? देखिए, मैं आपसे ये बिल्कुल एग्री नहीं करता। हमने ये किया है कि जहां मीटर्ड एरियाज हैं उसमें 8 घंटे का कट है और 6 से 8 घंटे का कट, और जो अनमीटर्ड एरिया है उसमें 8 से 10 घंटे का कट है। कहीं ओवरलोडिंग होने के कारण जो है अनशेड्यूल्ड कट रहते हैं। लेकिन इतना मैं आपको बताऊंगा, आपके माध्यम से मैं ये कहना चाहूँगा, कश्मीर में जो रजिस्टर्ड लोड है वो 700 मेगावाट का है और हम 1200 मेगावाट सप्लाई कर रहे हैं। ये भी बात स्पष्ट रहनी चाहिए। और उसमें क्या है कि हमारे पास जब ओवरलोडिंग होती है, लोग जो हैं इस प्रकार से उसको यूज़ करते हैं, चाहे गर्मियों में जम्मू की बात होती है, सर्दियों में कश्मीर की बात होती है, तो हमारा सिस्टम ओवरलोडेड रहता है, तो उसमें कई बार इसमें जो है दिक्कत आती है। उसके कारण जो है अनशेड्यूल कट आते हैं, क्योंकि हमें लाइन्स को बंद करना पड़ता है, नहीं तो उसके बाद काफ़ी डैमेज होता है, तो इसलिए वो कारण है। दूसरी बात है कि हमारे ट्रांसमिशन की लाइंस जो हैं जितनी होनी चाहिए इतनी नहीं है। लगभग हमें 3000 का जो है हमारी रिक्वायरमेंट है रजिस्टर्ड तो बहुत कम है, अनरजिस्टर्ड 3000 के लगभग का है। लेकिन आज हम जो है इसको यहाँ जो सप्लाई कर सकते हैं उसमें कम से कम 800 मेगावाट ज़्यादा सप्लाई करने है। अगर 3000 को मीट आउट करना है, 800 मेगावाट हम सप्लाई नहीं कर सकते क्योंकि हमारे ट्रांसमिट नहीं कर सकते। बिल्स जो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस में पेंडिंग है काफ़ी सालों से, लाखों रुपया है, उसको कैसे रिकवर किया जाए। दूसरा यह कि कश्मीर में जो इस वक्त हालात बने हुए हैं, इस बीच क्या हम माने कि अगले मार्च से बिजली में बेहतरी आएगी? देखिए, ऐसा है जहाँ तक गवर्नमेंट का जो वहाँ से जो पेंडिंग बिल्स रहते हैं, गवर्नमेंट जो इनडायरेक्टली हमें उसको जो है वो उसमें हमें मदद करती है, लेकिन डायरेक्टली उसी से आए इसको हम ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं। 64% जो है AT&C लॉसेस थे, जिसको चोरी कहते हैं, आज 58% है। जिस तरीके से पिछले मतलब साल ही मैंने 2017 में
30,000 से ज़्यादा हमने इंस्पेक्शंस की और लगभग 20 मेगावाट बिजली का जो हम रेगुलेट किया। मैंने खुद जो है इंस्पेक्शंस में और पूरे छापे मारे हैं, तो इसलिए हमने स्ट्रेंथन करने की कोशिश की है। इसके साथ साथ हम जो है प्रीपेड मीटरिंग, जो स्मार्ट मीटरिंग, हमारे अलग अलग जो हमारे डिस्ट्रीब्यूशन करने वाले जो ट्रांसफार्मर्स है, जो हमारे जो है बाकी फीडर्स हैं, उनके ऊपर भी हम मीटर्स लगाएंगे और उसको रेगुलेट करेंगे। आने वाले वक्त में सिस्टम को भी इम्प्रूव करेंगे और इंस्पेक्शंस के द्वारा भी करेंगे। बाकी है कि अगले मार्च, मैं कहता हूँ अगली सर्दियों तक और अगली गर्मियों तक अच्छी चीज़ जो है मैं महसूस करता हूँ, जब एक मैं अश्योर करता हूँ कि काफ़ी इंप्रूवमेंट हम करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर निर्मल सिंह जी। रियासत के नायब वज़ीर-ए-आला मुत्तलका महकमे बिजली के मिनिस्टर भी हैं डॉक्टर निर्मल सिंह, जिनका मानना है कि कश्मीर में जो इस वक्त सर्दियाँ हैं, इस बीच 6 से 8 घंटे जो कट्स लगते हैं वो हमारी मजबूरी है, लेकिन कोशिश करेंगे कि आइंदा मार्च के बाद कोई बड़ी खुशखबरी होगी। बजट पे उन्होंने कहा कि इसमें बहुत कुछ है। दीनदयाल उपाध्याय स्कीम का भी तज़किरा किया, काफ़ी स्कीमों का तज़किरा किया। कहा कि बजट में जो चीज़ें बिजली के लिए रखी गई हैं अभी तक की कोई भी सरकार नहीं रख पाई। अशरफ वानी के साथ से तजम्मुल, ज़ी मीडिया, जम्मू। और खेलों को फरोग देने के लिए डोडा के एमएलए शक्तिराज परिहार ने आज मुख्तलिफ जो तमाम स्पोर्ट्स क्लब हैं उसके अरकान और खिलाड़ियों के साथ तबादला ख्याल किया। तबादला ख्याल के दौरान खिलाड़ियों ने इल्जाम लगाया कि उनके मुतालिबात को नजरअंदाज करके इंतजामिया अपनी मुश्किलात गिनवाने लगती है और साथ ही ये भी कहा कि उनके पास खेलने के लिए खेल का मैदान और दीगर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। शक्तिराज ने खिलाड़ियों के मसाइल गौर से सुने और उनके मुतालिबात को भी जल्द पूरा करने की यकीन दहानी कराई। एमएलए डोडा ने खिलाड़ियों को 30 स्पोर्ट्स किट्स और यूनिफॉर्म भी तकसीम किए। हमने सीडीएफ से 30 स्पोर्ट्स किट्स 30 स्पोर्ट किट्स जो थी, जो काफ़ी सारी डिमांड थी हमारे जो गांव के बच्चे जो क्रिकेट के शौकीन हैं, तो हमने कोशिश की है, प्रयास किया है कि हम जो यहाँ पे क्रिकेट के जो शौकीन जो बहुत सारे बच्चे हैं उनको हम किट्स आज उनको दी हैं और उनसे मैंने ये गुजारिश की है कि आप जो इंटरेस्ट आपका क्रिकेट में है आप उससे अच्छे से खेलें ताकि आप न केवल डिस्ट्रिक्ट डोडा को बल्कि आप हमारे स्टेट को रिप्रेजेंट कर सकें और अपने कंट्री के लिए खेलें। और यहां रुकेंगे एक और छोटे से वक्फे के लिए। जल्द होते हैं हाजिर कुछ और अहम खबरों के साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका इस्तकबाल है। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। ऐसा बहुत ही कम देखा जाता है कि सरकार और लीडरान की जानिब से जो वादे किए जाते हैं वो अपने तय वक्त पर यानी कि डेडलाइन के मुताबिक ही अमल में लाए जा पाते हों। और इसी की एक और मिसाल कश्मीर के करनाह में देखने को मिली। मकामी लोगों की माने तो सरकार ने 25 जनवरी तक करनाह में टनल बनाने के काम को शुरू करने का वादा किया था, लेकिन वादे पर अमल नहीं हो सका। यहां के लोग लंबे वक्त से इस टनल को बनाने की मांग कर रहे हैं। नाराज लोगों ने श्रीनगर के प्रेस कॉलोनी में सरकार के खिलाफ एहतजाज किया और जल्दी से जल्दी टनल के काम को शुरू करने का मुतालबा किया। तहसील करना एक ऐसा बदनसीब इलाका है इस रियासत का जो साल में 6 महीने बंद रहता है बर्फ़ की वजह से, हमारे मौसमी हालात की वजह से। हमारे इलाके के 3 तरफ पाकिस्तान का बॉर्डर है और एक तरफ जानलेवा पहाड़ है। यही पहाड़ हमें बाकी मुल्क से रियासत से मिलाता है। बदनसीबी से ये पहाड़ जब से रियासत आज़ाद हुई है 6-6 महीने ये रास्ता बंद रहता है और हर साल हमारी 15-20 जाने जाती हैं। और जम्मू कश्मीर के हालात ना तो तालीम के लिए ठीक कहे जा सकते हैं और ना ही खेलकूद के लिए, लेकिन फिर भी यहां के नौजवान हर तरह के हालात का सामना करते हुए कोशिशें जारी रखते हैं। उन्हीं नौजवानों में से एक है मंजूर अहमद डार। मंजूर की निगाहें आईपीएल में चल रहे ऑक्शन पर है। मंजूर को अगर कश्मीर का एबी डिविलियर्स कहें तो गलत नहीं होगा। एबी डिविलियर्स क्रिकेट के सुपरमैन कहे जाते हैं। उसी तरह मंजूर अहमद डार बल्लेबाजी, गेंदबाजी और फील्ड पर बेहतरीन फील्डिंग के लिए जाने जाते हैं। इसी के दम पर उन्होंने आईपीएल के ऑक्शन लिस्ट में अपनी जगह बनाई है। आईपीएल के लिए ऑक्शन जारी है और खुद को साबित करने के लिए मंजूर ने कोई कसर नहीं छोड़ी है। मंजूर का ख्वाब आईपीएल के रास्ते
इंडियन क्रिकेट टीम में जगह बनाने का है। 2010 में मैंने क्रिकेट अच्छी तरह से क्लब ज्वाइन किया, 9 में मैंने 10 में मैंने क्लब ज्वाइन किया, तो 2011 से मैंने अच्छा क्रिकेट स्टार्ट किया। साल 2010 से क्रिकेट को करियर बनाने का ख्वाब देखने वाले मंजूर क्रिकेट के अलावा वेट लिफ्टिंग, कबड्डी जैसे खेल भी खेलते हैं। इसके अलावा वो एक अच्छे वुड आर्टिस्ट भी हैं, लेकिन क्रिकेट में उनकी दिलचस्पी देखते बनती है। इन सब के अलावा मंजूर डार की एक हकीकत और है। डार अपने ख्वाब को पूरा करने के लिए दिन में ही नहीं, रातों को भी मेहनत करते हैं। प्रैक्टिस में आने वाले खर्चे और घर चलाने के लिए वो रात को पार्ट टाइम नौकरी करते हैं। हालांकि इन सब के बीच मंजूर के दोस्त उनका साथ नहीं छोड़ते। तो घर में कोई फैसिलिटी भी वैसी नहीं थी, खुद करना पड़ता था। मैं नाइट जॉब करता था, दिन में क्रिकेट खेलता था। मैं एक प्राइवेट कंपनी में सिक्योरिटी गार्ड रहता था, 7 साल तक मैं वहाँ सिक्योरिटी गार्ड था। तो फैसिलिटीज़ उतनी नहीं थी, घर में तो बहुत परेशानियाँ थी। तो मेरी जो फ्रेंड सर्कल था उनकी वजह से मैंने बाहर का क्रिकेट खेलना स्टार्ट किया। मंजूर को किसी आईपीएल टीम में जगह मिले या नहीं, लेकिन उसने ढेरों कश्मीरी नौजवानों के लिए मिसाल कायम की है। कहते हैं किस्मत भी उसी का साथ देती है जो कोशिश करते हैं। हालात का रोना रोकर हथियार उठा लेने वाले नौजवानों को भी मंजूर जैसे नौजवानों से सीखने की जरूरत है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी सलाम। और इधर श्रीनगर में बुध के रोज नौजादा बच्चे को आवारा कुत्तों के काटने के बाद उसको एंटी रैबीज इंजेक्शन दिया गया। डॉक्टरों का कहना है कि कश्मीर में ऐसा पहली बार हुआ कि किसी नौजायद बच्चे को इस तरह के इलाज की जरूरत पड़ी। वाज़ेह है कि गुज़िश्ता दिनों कश्मीर के लाल देव मैटरनिटी अस्पताल के बाहर कूड़ेदान में एक नौजादा बच्चा मिला था, जिसके जिस्म पर कुत्तों के काटने के कई निशानात थे। उसके बाद 2-3 रोजा बच्चे को सरकारी मेडिकल कॉलेज श्रीनगर में रेफर किया गया, जहां बच्चे के जख्मों की सर्जरी की गई और एंटी रैबीज इंजेक्शन दिया गया। इधर श्रीनगर में आसिफा को इंसाफ दिलाने की मांग को लेकर के समीउल्लाह नाम के एक शख्स ने एहतजाज किया। उसका साफ तौर पर यह कहना था कि समाज के किसी भी हिस्से के साथ गलत नहीं होना चाहिए। वाज़ेह हो कि कठुआ जिले में हीरानगर तहसील की रहने वाली 8 साला बच्ची आसिफा बानो लापता हो गई थी और बाद में उसकी लाश पुरअसरार हालत में रसाना गांव में बरामद हुई थी। सोपोर में सेहत, बिजली, पानी, ट्रैफिक और दीगर मसाइल से निपटने के लिए डीडीसी सोपोर डॉक्टर नासिर अहमद नक्काश ने एक अवामी दरबार का इनेकाद किया। इस मौके पर एसएसपी सोपोर हरमीत सिंह मेहता, ज्वाइंट डायरेक्टर प्लानिंग एजी मलिक समेत कई अफसरान मौजूद रहे। समाज के नुमाइंदों के अलावा बड़ी तादाद में लोगों ने इस दरबार में शिरकत की और अपने मसाइल अफसरान के सामने रखे। और अवामी इत्तेहाद पार्टी के एमएलए लंगेट इंजीनियर रशीद आज रंगीपोरा कुपवाड़ा के कब्र पर गए और 27 जनवरी 1994 में कुपवाड़ा शटडाउन के दौरान मारे गए लोगों के कब्र पर जाकर रशीद ने खराज अकीदत पेश की। इस दौरान इंजीनियर रशीद ने मोदी और महबूबा हुकूमत पर निशाना साधा और हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी की, जिसके बाद इंजीनियर रशीद को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। इंजीनियर रशीद ने 1994 में मुतासरीन के अहल खाना को मुआवजा देने की भी मांग की। इधर गुरु रविदास जी के 641वें प्रकाश पर्व के मौके पर जम्मू में शानदार शोभा यात्रा निकाली गई। इस शोभा यात्रा में रविदास की जिंदगी पर मबनी कई झांकियां निकाली गईं। रियासती पुलिस ने भी इस मौके पर हिफाजत के सख्त बंदोबस्त किए थे। हंदवाड़ा पुलिस की जानिब से मुनक्किद स्पोर्ट्स मीट के लिए इनामात तकसीम किए गए। वाज़ेह है कि 25 जनवरी को इंडोर स्पोर्ट्स मीट का इनेकाद किया गया था, जिसमें हंदवाड़ा के मुख्तलिफ इलाकों से 100 से ज्यादा लड़के और लड़कियों ने हिस्सा लिया था। आज हंदवाड़ा एसएसपी गुलाम जिलानी वानी ने इनामात और सर्टिफिकेट तकसीम किए। इस तकरीब में पुलिस के कई अफसरान भी मौजूद रहे। एसएसपी वानी ने इस मौके पर खिताब करते हुए कहा कि इस तरह के प्रोग्राम में नौजवान जो हैं अपने जोश और जज्बे को मुस्बत सिमत में इस्तेमाल करने की ताकत मिलती है। यौम जमहूरिया के मौके पर जगती में नौजवानों की जानिब से एक प्रोग्राम मुनक्किद किया गया। प्रोग्राम में एलजेपी के कौमी तर्जुमान समेत दीगर बड़ी शख्सियात ने भी शिरकत की। परचम कुशाई के दौरान माइग्रेंट कश्मीरी पंडित और बच्चे मौजूद रहे। प्रोग्राम से खिताब करते हुए संजय सराफ ने कहा कि कश्मीरी पंडित कश्मीर का अहम हिस्सा हैं। सरकार को इसके हवाले से जल्द मुमकिना इक़दाम करने चाहिए ताकि उनकी कश्मीर में वापसी हो सके।
और चलिए अब चलते चलते नजर डालते हैं 5 मिनट में 25 खबरों पर। यूपी के कासगंज में फिर भड़की आग, बेकाबू हुए लोगों ने बसों और दुकानों को आग के हवाले किया। कासगंज में तशद्दुद के बाद अब तक 59 शरपतन गिरफ्तार, इंतजामिया ने कर्फ्यू हटाया, दफा 144 जारी है। महाराष्ट्र के कोल्हापुर में सड़क हादसा, बस पचगंगा नदी में गिरी, 13 लोगों की मौत। शोपिया के गनोपुरा में आर्मी के काफिले पर भारी पत्थरबाजी के बाद आर्मी की जवाबी कार्रवाई, फायरिंग के दौरान 2 शख्स की मौत। यौम जमहूरिया के मौके पर भी पाकिस्तान की बुज़दिलाना हरकत, जम्मू कश्मीर के कई इलाकों में की फायरिंग। नौशेरा में 3 जगह पर पाकिस्तान ने की फायरिंग, रात के अंधेरे में लोग बंकरों में छिपने को मजबूर। रिहायशी इलाकों में पाकिस्तान ने दागे मोर्टार, पाकिस्तानी गोलीबारी में 1 शख्स जख्मी। जम्मू में महबूबा सरकार के खिलाफ पैंथर्स पार्टी का एहतजाज, पत्थरबाजों पर माफी देने के फैसले की मुखालिफत। आरजेडी लीडर तेजस्वी यादव 9 फरवरी से रियासत की न्याय यात्रा पर निकलेंगे, पूर्णिया से करेंगे यात्रा का आगाज। सिलीगुड़ी में करीब 4 किलो सोना जब्त किया गया, अब तक की सबसे बड़ी बरामदगी, कीमत 1 करोड़ 21 लाख रुपए। वाराणसी में अनोखी जेल प्रीमियर लीग का इनेकाद, क्रिकेट मैच में कैदियों और अफसरान की टीम आमने सामने। बेंगलुरु में इंडियन प्रीमियर लीग के लिए खिलाड़ियों की नीलामी जारी, हिंदुस्तान के मुकाबले गैर मुल्की खिलाड़ियों को मिल रही है ज्यादा कीमत। इंग्लैंड के खिलाड़ी बेन स्टोक्स सबसे महंगे खिलाड़ी, राजस्थान रॉयल्स ने 12.5 करोड़ में खरीदा। वहीं भारतीय खिलाड़ी युवराज सिंह महज 2 करोड़ रुपए में बिके। जम्मू कश्मीर के गुलबर्ग में बर्फबारी जारी, सयाह अफराद ने स्कीइंग का मजा लिया। अफगानिस्तान के गजनी में फौज और तालिबान के बीच लड़ाई में 6 बच्चों की मौत हो गई। फौज ने लगाया तालिबान पर इल्जाम, तो तालिबान ने फौज की हवाई बमबारी पर। पेरिस में भारी बारिश के बाद सीन नदी का पानी पेरिस में घुसा, नदी के पास वाले इलाकों से लोगों को निकाला गया, इमरजेंसी सर्विसेज को येलो अलर्ट पर रखा गया। दावोस में बोले डोनाल्ड ट्रंप, अमेरिका फर्स्ट का मतलब ओनली अमेरिका नहीं। रूसी फौज में शामिल होंगे TU-160M न्यूक्लियर बॉम्बर, एक बार में 12 न्यूक्लियर बम बिना रुके 12,000 किलोमीटर का सफर कर सकता है। न्यूयॉर्क में लगाई गई अलग तरह की पेंटिंग एग्जीबिशन, पेंटिंग्स में न्यूक्लियर धमाकों के बाद इलाके के हालात को दिखाया गया। 6 हफ्ते पहले कनाडा के बिलियनर जोड़े बैरी एंड हनी शर्मन मौत मामले में पुलिस का इंकशाफ, कहा दोनों का हुआ कत्ल, वहीं अभी तक किसी पर भी कत्ल का चार्ज नहीं, दोनों की बेल्ट से टंगी मिली थी लाश। पद्मावत शाहिद कपूर की पहली 100 करोड़ फिल्म बन सकती है, 15 साल के करियर में शाहिद की कोई भी फिल्म 100 करोड़ का बिजनेस नहीं कर पाई। पहले दिन पद्मावत ने कमाए 19 करोड़, रणवीर दीपिका की जोड़ी की सबसे बड़ी ओपनिंग वाली फिल्म बनी। पद्मावत ने दीपिका के काम से खुश हुए ऋषि कपूर और नीतू कपूर, फिल्म देखने के बाद दीपिका को भेजा गुलदस्ता, दीपिका ने शेयर की तस्वीर, तो वहीं 26 जनवरी को भी इस फिल्म पर बरसा पैसा। और भोजपुरी जबान को लैट्रिन से कंपेयर कर फंसे एक्टर सिद्धार्थ मल्होत्रा, भोजपुरी की लैट्रिन से मुकाबला करने पर मनोज तिवारी ने दर्ज कराई शिकायत।